मानव के इतिहास में ऐसे बहुत बार हुआ है कि बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं एक साथ इकट्ठा हुई हैं और उनको देख ऐसा लगता है कि यार इतनी बड़ी सेना है तो इसकी कोई वीकनेस ही नहीं होगी, कोई कमजोरी नहीं होगी। बट चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, अल्टीमेटली वो बनी होती है लोगों से और उनको जो लीड कर रहे होते हैं वो भी लोग ही होते हैं। तो इसीलिए जब कोई बहुत बड़ी सेना, कोई बहुत बड़ी ताकत आपके अगेंस्ट आ रही हो, तो आपको ये नहीं देखना है कि वो कितनी बड़ी है सेना या वो कितनी ताकतवर है। आपको ये देखना है कि उस पूरी सेना में कहीं भी कोई भी एक कमजोरी है क्या, और अगर आपको कमजोरी मिल जाए तो उस कमजोरी के ऊपर आपको अटैक करना। और इसी चीज से रिलेटेड एक बहुत ही कमाल की रियल घटना के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। कहानी शुरू होती है साल 1558 से। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। जब वो गद्दी पे बैठी तो उसको एक बहुत ही टूटा फूटा हुआ इंग्लैंड उसके हाथ में आया, क्योंकि इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था। उसके साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी। तो हर तरह से क्वीन के लिए ये बहुत मुश्किल काम था कि अब कैसे वो अपने देश को वापस रीबिल्ड करे। बट उसने पहली प्रायोरिटी ये बनाई कि सबसे पहले मुझे अपने देश को सारे जितने भी बाहर से लड़ाइयां हो रही हैं उससे दूर करना है, और जो अंदर लड़ाई हो रही है उसको शांत करना है और बिल्कुल शांति से रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू करना है। तो इसीलिए जब एलिजाबेथ गद्दी पे बैठी तो उसका पहला और मेन प्रायोरिटी ये था कि जितने भी देश में अंदर सिविल वॉर चल रहे हैं, बाकी देशों के साथ जो भी लड़ाई चल रही है, उसको सब अभी के लिए सब स्टॉप करो और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करो, पैसा कमाओ, देश को मजबूत बनाओ। अब एलिजाबेथ जानती थी इस बात को कि जो यूरोप के जो दो बड़े सुपर पावर हैं उस समय, फ्रांस और स्पेन, वो दोनों बहुत बड़े हैं और उनके साथ अभी इंग्लैंड कॉम्पीट नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड उस समय भी और आज भी एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और स्पेन और फ्रांस साइज में बड़े बड़े कंट्रीज हैं। और उस समय तो वो सुपर पावर थे, तो उनको था कि यार उनसे टक्कर नहीं लेनी, अपना बस चुपचाप अपने देश को इंप्रूव करते रहो। और वो धीरे धीरे कर भी रही थी, इंप्रूवमेंट हो रहा था। बट 1570s के लास्ट में आते आते एक अचानक से उसके सामने एक नया थ्रेट, एक नई चुनौती पैदा हो गई। हुआ ये था कि जो स्पेन का राजा था उस समय, उसका नाम था फिलिप द सेकेंड, वो एक स्टॉन्च कैथलिक था और वो ये मानता था कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं उन सबको कैथलिक ही होना चाहिए। और वो देख रहा था कि इंग्लैंड जो है, उसकी रानी जो है एलिजाबेथ, वो है प्रोटेस्टेंट। तो उसने मन में बना लिया कि इंग्लैंड और उसका जो इतना इन्फ्लुएंस है यूरोप के ऊपर, उसको सबको अगर खत्म करना है तो इंग्लैंड की रानी को जगह से हटाना होगा और इंग्लैंड में जाके उसको अपना कैथोलिसिज्म उसको बनाना था इंग्लैंड में। फिलिप का प्लान ये था, शॉर्ट टर्म प्लान ये था कि पहले तो ये जो रानी बैठी है गद्दी पे, उसको मारना है, उसको असैसिनेट करना है, और उसकी जगह पे उसकी हाफ सिस्टर जो है, उसकी सौतेली बहन, जिसका नाम था मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, उसको गद्दी पे बैठाना है। अब एलिजाबेथ को मार के अब उसकी बहन को गद्दी पे क्यों बैठाओगे? इसलिए बैठाओगे क्योंकि उसकी जो बहन थी वो कैथलिक थी और एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट, तो प्रोटेस्टेंट को मार दिया, कैथलिक को गद्दी पे बैठा दिया, और कैथलिक और फिलिप भी कैथलिक, तो ये लोग दोस्त दोस्त। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी अगर वो राजा एलिजाबेथ को नहीं मार पाता है, तो उसका नेक्स्ट प्लान था कि वो एक बड़ी सी अपनी स्पेनिश आर्माडा बनाएगा, एक बड़ी सी फ्लीट बनाएगा, नेवी की शिप्स, और उनको भेजेगा इंग्लैंड को इन्वेड करने के लिए। वो सीधे इंग्लैंड को इन्वेड ही कर देगा, क्योंकि उसको ये था कि जो इंग्लैंड में क्वीन का जो प्रोटेस्टेंट इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करना है, वहां पे भी कैथोलिसिज्म ही होना चाहिए। इतना उसने भैया पर्सनली बना के रखा था कि मुझे खत्म करना है इंग्लैंड के अंदर जाके। तो उस समय बात ये थी कि पूरे यूरोप में स्पेन और फ्रांस का बहुत इन्फ्लुएंस था। तो जिसको आज हम लो कंट्रीज कहते हैं, फ्रांस के साइड में ना हॉलैंड और बेल्जियम, ये दोनों जो कंट्रीज थी ये स्पेन के अंडर थी। और इन कंट्रीज में अब प्रोटेस्टेंट लोग की मात्रा बढ़ रही थी और वो लोग रेबेलियन कर रहे थे, वो लोग विद्रोह कर रहे थे सरकार के खिलाफ। तो जो फिलिप था स्पेनिश किंग, उसको लग रहा था देखो जो क्वीन है उसका जो प्रोटेस्टेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे भी आ रहा है और वो मेरे कंट्रीज को भी तंग कर रहा है। इसीलिए उसने अपनी एक आर्मी भेजी हॉलैंड और बेल्जियम में ये जो विद्रोह हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, जो यहाँ पे क्वीन थी, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, उसके जो मंत्री लोग थे वो कह रहे थे कि हमको एक आर्मी बनानी चाहिए और आर्मी को भेजना चाहिए लो कंट्रीज में। हमारे जो भाई लोग हैं वहां पे, हमारे जो प्रोटेस्टेंट भाई लोग हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए, जो स्पेनिश आर्मी आई हुई है उनसे टकराने के लिए हमको अपनी आर्मी भेजनी चाहिए। बट क्वीन ने कहा नहीं, उसको ये बात मंजूर ही नहीं थी कि किसी भी कीमत पे, जब तक एकदम हमारे जान पे ना आ जाए ना, तब तक हम आर्मी नहीं बनाएंगे, कहीं आर्मी नहीं भेजेंगे। क्योंकि वो बात जान रही थी कि अगर आप आर्मी बनाते हो और उसको कहीं भेजते हो तो ऐसा नहीं कि आपने आर्मी बना दी, उनको भेज दिया, बस आप बैठ गए आराम से। उसका खर्चा आता है आर्मी को वहां पे भेजने का, उनको मेंटेन करने का, उनका खाना पीना, असला, इस सब में बहुत खर्चा होता है। तो उसको यह था कि मैं स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखूंगी उन लो कंट्रीज में। उसका बस ये था कि बस थोड़ा 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 जितना भी करके, मिनिमम करके हमारा काम चल सके, वो जहाँ पे विद्रोह हो रहा है उसको आप सपोर्ट करते रहो, हथियार भेजते रहो, थोड़ा थोड़ा
हेल्प करते रहो, बट हम अपनी आर्मी वहां पे नहीं भेजेंगे। और इस पूरे दौरान वो कोशिश कर रही थी कि स्पेन का जो राजा था फिलिप द सेकेंड, उसके साम्राज्य में क्या कमजोरियां हैं उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए जो क्वीन थी उसने एक बहुत तगड़ा स्पाई नेटवर्क बनाया। जो इस नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे जासूस थे जो स्पेन में रह रहे थे, और स्पेन में क्या क्या हो रहा है, उसके जो राजा है वो क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, सब कुछ एकदम डिटेल में क्वीन को पता चल रहा था। क्वीन ये बात जानती थी कि स्पेनिश एम्पायर है बहुत बड़ा, बट उनकी कमजोरी यह है कि वो भी अपना सारा जितनी की संपत्ति है उनको मिलती है अपने अंपायर से, और वो अंपायर स्पेन से बहुत दूर है। देखिए, साउथ अमेरिका उस समय स्पेन की कॉलोनी था, तो स्पेन के पास इतना जो धन दौलत पैसा आ रहा था वो साउथ अमेरिका से आ रहा था। तो इंग्लैंड इस बात को जानता था, क्वीन जानती थी कि अगर इनकी जो शिपिंग है, स्पेनिश नेवी जो है, उनकी जो शिप्स हैं, उनको अगर हम तंग करें तो इनकी जो ताकत है वो क्षीण हो जाएगी। बहुत कमाल की बात है, देखिए आज भी, और एक्चुअली वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू में हर बार ब्रिटेन की ताकत भी उनकी नेवी ही थी, और अगर उनकी नेवी को कोई तंग करता था तो उनकी भी हालत खराब होती थी। और यही बात उस समय स्पेन के लिए भी थी। तो क्वीन ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम इनकी शिप्स को परेशान करते हैं। अब देखिए, बहुत कमाल की बात है कि स्पेन का जो इतना बड़ा एम्पायर था उससे सारा पैसा स्पेन के पास आता था, बट उनकी शिप्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी। लगातार स्पेन से उनकी शिप्स जाती थी उनके एम्पायर के अलग अलग देशों में, वहां से सारा सामान सोना लेके वापस स्पेन में आती थी। तो इसीलिए बहुत जरूरी था राजा के लिए कि उसकी शिप्स हमेशा सेफ रहें। और ये जो शिप्स जो भेजता था, उनको शिप्स को वापस लेके आता था, इसका जो खर्चा होता था, ये खर्चा वो लगाता था कैसे? उसने कुछ इटालियन बैंकर से लोन लेके रखा था। ये हमेशा खतरे की घंटी होती है जब आप किसी और से लोन लेके रखते हो और अपना काम कर रहे होते हो। तो उसने इतनी बड़ी बड़ी चीज बना के रखी थी, वो उसके एम्पायर में आती थी, वापस आती थी, पर ये सारा जो खर्चा था वो इटालियन बैंकर्स दे रहे थे। और यहीं पे क्वीन को दिखा कि यहां एक कमजोरी है, इस कमजोरी पे हमको अटैक करना चाहिए। अटैक कैसे किया उसने? उसने क्या किया कि उसका एक बहुत ही फेवरेट चहीता, उसका एक कैप्टन था, नेवी का कैप्टन, उसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। उसने बोला कि तू एक काम कर, ये जो स्पेन की जो शिप्स हैं, ये जो जाती हैं स्पेन से और अंपायर के देशों में जाती हैं, सामान लेके आती हैं, उनके ऊपर तू अटैक कर। अब बहुत कमाल की बात यहाँ पे है कि फ्रांसिस ड्रेक ने उनकी इन शिप्स पे हमला करना स्टार्ट तो किया, बट वो ये जो हमला कर रहा था वो इंग्लैंड के झंडे के अंदर नहीं कर रहा था, वो एक काले झंडे के अंदर कर रहा था, मतलब पायरेट्स का झंडा। उसने ऐसा बना के रखा था कि मैं एक पायरेट हूं और मैं इन स्पेनिश शिप्स को लूट रहा हूं अपने फायदे के लिए। तो अब देखिए, स्पेन के लोग भी कुछ कर तो सकते नहीं, क्योंकि उनको था कि ये पायरेट है, तो वो ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड का पायरेट है तो हम इनको मारेंगे। पायरेट्स की कोई नेशनैलिटी नहीं होती थी। तो जो स्पेनिश शिप्स हैं उनको धीरे 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 करके नुकसान होने लगा, और जो राजा था वो देख रहा था कि यार ये तो मेरी शिप्स लूटी जा रही हैं, बट वो करे क्या, क्योंकि ये जो फ्रांसिस ड्रेक है इसको पकड़ नहीं पा रहे थे और ये इनको दबा के इनको लूट रहा था। तो जितनी उसकी शिप्स लूट रही थी फिलिप द सेकेंड की, उतना जो उसका उधार था इटालियन बैंकर्स के साथ वो बढ़ रहा था। और वो बैंकर्स कह रहे थे कि देखो, तुम्हारी शिप्स 10 शिप्स जाती हैं, सिर्फ 6 ही लौटती हैं, 4 को लूट लिया जाता है, तो हम जो तुमको लोन दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट हम ज्यादा लेंगे। तो यहां उसकी शिप्स लूट रही थी और यहां पे उसका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था। और ये धीरे 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 करके जो स्पेन की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा था। परंतु जो स्पेन के राजा हैं फिलिप, उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे थोड़ा और समय लग जाए, कुछ और पैसे लेने पड़ जाए, बट मैं इंग्लैंड में इन्वेजन तो करूंगा करूंगा, क्योंकि वो क्वीन को मार नहीं पाया था। तो उसने कहा कि मुझे इंग्लैंड से पूरा ये प्रोटेस्टेंट इन्फ्लुएंस खत्म करना है, मुझे कैथोलिसिज्म वहां फैलाना है, तो मैं एक बड़ी सी आर्माडा तैयार करूंगा, मतलब बड़ी एक नेवल फ्लीट, और उसमें बड़ी बड़ी जहाज लेके भेजूंगा उनको इन्वेजन करने के लिए इंग्लैंड। तो फिलिप का ओरिजिनल प्लान था कि वो 1582 में ये आर्माडा लॉन्च कर देगा, बट क्योंकि वो फ्रांसिस ड्रेक इतना लूट रहा था उन लोगों को, उनका लोन बढ़ रहा था, इस करते करते धीरे हो गया था उनका प्रोसेस। और फिर अल्टीमेटली 1588 को ये आर्माडा तैयार हो गई सेल करने के लिए इंग्लैंड की तरफ। ये जो पूरा स्पेनिश जो आर्माडा तैयार हुआ, इसमें आप समझिए कि 128 शिप्स थी और 30-35-40 हजार सेलर्स और सोल्जर्स थे। बहुत बड़ा एक जत्था था, नेवल जत्था, जो अटैक करने जा रहा था इंग्लैंड की तरफ। तो 1588 में जुलाई के महीने में ये लिस्बन से ये जो आर्माडा है ये चलना स्टार्ट हुआ। और जैसे ही यहां से चला, तुरंत जो स्पेन के एरिया में, पोर्चुगल के एरिया में जो भी क्वीन के जो जासूस थे, उन्होंने उनको बताया कि भाई यहां से आर्माडा निकल चुका है इंग्लैंड पर अटैक करने के लिए। तो तुरंत यहां से इंग्लैंड की जो नेवी है उन्होंने कुछ छोटी छोटी शिप्स भेजी।
ये जो आर्माडा ऊपर आ रहा था उनके ऊपर अटैक करने के लिए। तो आप समझिए कि 128 शिप चल रही हैं और ये बड़ी बड़ी शिप्स हैं। तो उनके जवाब में कुछ 8-10 शिप्स यहाँ पे इंग्लैंड की आई, छोटी छोटी शिप्स, और वो बस जो सप्लाई शिप्स थी इन लोगों की, जो स्पेनिश शिप्स जो सप्लाई कर रही थी 128 शिप्स को, उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। तो ये जो 128 शिप्स हैं वो पहुंची तो धीरे धीरे करके फ्रांस के कोस्ट से होते हुए कले में पहुंची, बट तब तक उनका बहुत नुकसान हो गया था, तो बहुत परेशान हो गए थे। उन लोगों का प्लान ये था कि हम फ्रांस में कले में जाएंगे और कले पे रुकेंगे वहां पे, और वहां पे रुक के जो लो कंट्रीज में यानी बेल्जियम और हॉलैंड में जो उनके स्पेनिश ट्रूप्स हैं, जो वहां पे जो रेबेलियन हो रहा था उससे लड़ाई कर रहे थे, उन सारे ट्रूप्स को इकट्ठा करेंगे और इस आर्माडा पे बैठाएंगे और फिर वहां से वो इंग्लैंड की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए अब कले के एरिया में ये सारी स्पेनिश शिप्स जो हैं वो इकट्ठा हो गई थी। और जब आप इतनी सारी शिप्स को एक साथ इकट्ठा करते हो पोर्ट के ऊपर, तो आप उनको एंकर करते हो, मतलब एक जगह पे खड़ा कर देते हो ताकि वो शिप हिले ना। और क्योंकि इतनी सारी शिप्स थी तो उन्होंने एक दूसरे को एकदम टाइट पास एक टाइट फॉर्मेशन में उन्होंने खड़ा किया था। तो यहां से ब्रिटेन के लोगों ने कुछ 8-10 शिप्स लॉन्च की और इन सारी शिप्स के ऊपर बहुत सारा फ्लेमेबल मटेरियल था, मतलब जलने वाला मटेरियल, और उन्होंने फुल स्पीड पे शिप्स लॉन्च कर दी कले के पोर्ट की तरफ। और जब वो पोर्ट की तरफ पहुंचने वाली थी तो सारी शिप्स पे जितना भी जलने वाला सामान था उस पर आग लगा दी उन लोगों ने। और ये जलती हुई शिप्स कले की पोर्ट की तरफ जा रही थी और जो लोग थे शिप्स के ऊपर वो सब पानी में कूद गए थे। तो ये शिप्स जा रही है, यहाँ पे शिप्स सारी मतलब एंकर्ड हैं पोर्ट के ऊपर कले में, और यहां से ये ब्रिटेन की शिप्स आ रही हैं और ये टकराई। तो 8 शिप थी और ये 8 की 8 शिप जब टकराई स्पेनिश शिप्स के साथ, तो ये सारी शिप जो थी पास पास खड़ी थी। तो पहले तो बहुत सारी शिप्स तो ऐसी जल गई। उसके बाद जब वो देख रही थी कि शिप्स आ रही हैं जलने वाली, तो ये शिप्स निकलने की कोशिश कर रही थी यहाँ से, इस पोर्ट से निकल के ओपन सी में जाने की कोशिश कर रही थी। तब भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि सारी शिप्स बहुत टाइटली पैक थी, मतलब फॉर्मेशन में थी। तो आपस में एक दूसरे से टकराने की वजह से और बहुत सारी शिप्स यहाँ पे डैमेज हुई और इसमें बहुत सारे स्पेनिश सेलर्स की जान गई। इस पूरे अटैक में अगर आप देखिए तो ब्रिटिश सेलर्स इन्वॉल्व ही नहीं थे डायरेक्टली, मतलब उनकी सिर्फ जलने वाली शिप्स वहां पे गई थी, वो लोग अलग पहले ही अलग हो गए थे। इस प्रकार यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हुआ स्पेनिश आर्माडा को, और वो इतना भारी नुकसान था कि वो समझ गए कि नहीं भैया, अब हम इंग्लैंड के ऊपर इस फ्लीट को लेके, इस आर्माडा को लेके अटैक नहीं कर सकते। उन्होंने कैंसिल कर दिया इन्वेजन और उन्होंने कहा कि चलो भाई वापस चलो। अब जब वापस चलने की बात आई तो वो जहां से आए थे वो वहां से वापस जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि फिर से हम वापस जाएंगे तो फिर से यहाँ पे छोटी छोटी शिप्स आएंगी, हमको हैरेस करेंगी। तो उन्होंने कहा कि हम एक दूसरा रूट लेते हैं। तो उन्होंने वो नीचे जाने के बजाय उन्होंने ऊपर का रूट लिया, मतलब आयरलैंड स्कॉटलैंड से घूमते उन्होंने सोचा कि वो घूम के आएंगे नीचे स्पेन की तरफ। और जब उन्होंने ऊपर जाना शुरू किया नॉर्थ की तरफ, तो जो पीछे ब्रिटिश शिप्स थी उन्होंने इनका पीछा किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा वहां जा रहे हो, जाओ जाओ जाओ, और वो चुपचाप अपनी जगह पे खड़ी रही ब्रिटिश शिप्स, और ये जो स्पेनिश शिप्स थी वो निकल पड़ी नॉर्थ की तरफ। ब्रिटिश शिप्स ने पीछा इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो जानते थे कि जिस तरफ ये शिप्स जा रही है ना, आयरलैंड स्कॉटलैंड की तरफ से जो घूम के जो रास्ता लेने वाली है, वो बहुत ही वहां पे समुंदर बहुत भयानक होता है और वहां भारी भारी तूफान आते हैं। तो अगर वहां पे इतनी सारी शिप्स जा रही हैं तो बहुत सारी शिप्स वहां पे ऐसे ही डैमेज हो जाएंगी। तो ये स्पेनिश शिप्स वो लंबा रास्ता लेके गई नॉर्थ की तरफ, जब घूम के आने लगी तो इतना तूफान आया, इतने हैवी सीज से वो गुजरी, और अल्टीमेटली जब वो पहुंची वापस स्पेन में, तो आप समझिए कि 128 शिप का जो आर्माडा था उसमें से 45 शिप्स खत्म हो चुकी थी। बिना लड़ाई किए, बिना एक्टिव बैटल में पड़े 45 शिप्स डैमेज हो चुकी थी, और जो बाकी शिप्स बची थी उसमें से ज्यादातर शिप्स 75% शिप्स अब सी वर्दी नहीं थी, मतलब उनको लेके आप वापस तुरंत एक अटैक लॉन्च नहीं कर सकते थे। और इस पूरे मिशन में, इस पूरे कैंपेन में 20,000 से ज्यादा स्पेनिश सोल्जर्स और सेलर्स की जान गई। उसके जवाब में ब्रिटिश लोगों ने कितनी शिप गंवाई? 0, 0। उन्होंने एक भी शिप ऐसे बैटल में नहीं गंवाई। उनकी जो उन्होंने जो आग लगा के शिप भेजी थी वो तो उन्होंने खुद आग लगाई थी, बट अपनी एक भी शिप उन्होंने नहीं गंवाई, और कुल मिला के जो उनकी कैजुअलिटीज थी वो 100 से भी कम थी। इतना वन साइडेड विक्ट्री था ये क्वीन के लिए और इंग्लैंड के लिए, जबकि जिसके साथ वो लड़ रहे थे फिलिप II और ये स्पेनिश आर्माडा, वो इतनी बड़ी नेवी की फ्लीट लेके आ रहे थे। ये इतनी बड़ी और इतनी लेजेंडरी सक्सेस थी क्वीन के लिए, बट फिर भी उसने इस चीज के ऊपर ऐसे खुशी नहीं मनाई, उसने बहुत एंजॉय नहीं किया। उसने पहली जो चीज की इस विक्ट्री के बाद तुरंत उसने क्या किया, अपनी नेवी को उसने डिसबैंड कर दिया।
उसने कहा कि जो इतनी बड़ी उसकी नेवी बन गई है उसको उसने तुरंत डिकमीशन कर दिया कि अब हम इस पर और खर्चा नहीं करेंगे, बंद कर दो नेवी को। उसके जो मिनिस्टर्स बोल रहे थे ये क्या कर रही है यार, ये तो अभी टाइम है हमको और बड़ा करने का। बट क्वीन जानती थी इस बात को कि उसकी जो नेवी है वो बहुत खर्चे से बनी है, और अगर उस नेवी को मेंटेन करेगी तो फिर जो उसने इतनी मुश्किल से फाइनेंसेस इंप्रूव किए हैं अपने देश के, वो वापस खराब हो जाएंगे। तो उसने नेवी को डिकमीशन किया, और साथ ही साथ उसके मिनिस्टर्स उसको बोल रहे थे कि अभी हम जीते हैं स्पेन से, उनकी आर्माडा को हमने हराया है, तो हमको तुरंत अटैक करना चाहिए लो कंट्रीज के ऊपर, और हॉलैंड और बेल्जियम में जो अभी स्पेनिश ट्रूप्स हैं उनको हमको मार के हमको उन कंट्रीज के ऊपर अपना दबदबा बढ़ा लेना चाहिए। बट यहाँ पे भी क्वीन ने मना किया। उसने कहा कि नहीं, हमने अपना काम कर लिया, हम अपनी कंट्री में इस समय सेफ रहेंगे और अपने आप को हम मजबूत करेंगे। तो आप समझिए कि ये जो अटैक किया था स्पेनिश आर्माडा को लेके, जो स्पेनिश आर्माडा का उस समय साइज था वो उसका पूरा साइज पूरी ब्रिटेन की नेवी के बराबर था। सोचिए उस समय ब्रिटेन की नेवी कितनी कमजोर और कितनी छोटी थी, बट फिर भी चालाकी को यूज करके ब्रिटिश नेवी ने यहाँ पे स्पेनिश आर्माडा को हराया। और आज तक के पूरे ह्यूमन के जितने भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनके पूरे इतिहास में इस लड़ाई को स्पेशली सबसे ज्यादा इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम खर्चा हुआ ब्रिटेन का, और दूसरी साइड का बहुत ही ज्यादा खर्चा हुआ। तो इस रियल घटना से, इस रियल जो बैटल हुआ था, इससे हमको यही मेन सीखने को मिलता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका एनिमी बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, तब उससे घबराएं नहीं। आप ये सोचने की कोशिश करें कि क्या इस पूरे जो इतना बड़ा बना के रखा है, इतनी ताकत बना के रखी है, इसमें इसकी कमजोरी कहां पे है। और यही हुआ था यूएस और वियतनाम के वॉर में भी। जब यूएस ने अटैक किया वियतनाम के ऊपर तो उनको लग रहा था कि छोटी सी कंट्री है वियतनाम, आराम से उनको हरा देंगे। बट वियतनाम ने नाको चने चबवा दिए थे अमेरिका को। और इस पूरा जो वियतनाम और अमेरिका का वॉर है, इसके ऊपर मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा। बट आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।